से बचाए। 10 के दमदार ट्रेड्स में आप सबका स्वागत है। मंगलवार का दिन, हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और बढ़िया मोमेंटम इंटैक्ट, टचवुड। तो हम पिछले 4 हफ्तों से मोमेंटम एंजॉय कर रहे हैं। इनफैक्ट नंबर ऑफ ट्रेडिंग सेशंस में भी ये बैक टू बैक 6th स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन है जब उछाल के साथ, बढ़त के साथ भारतीय बाजारों में कामकाज। और खैर आज तो हम 2 दिनों के क्यूज डाइजेस्ट कर रहे थे जब यूएस में अच्छी तेजी हुई थी। वो क्यूज के चलते एक गैप अप मिला और अच्छी बात ये, वो शुरुआत जहां हुई उससे अब ऊपर के ट्रेजेक्टरी पर भारतीय बाजार कामकाज करते हुए नजर आएंगे। 17,800 के लेवल्स आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। कहां 15,200 के नीचे के वो जोन्स 180, 185, वो 15,200 वाला निफ्टी आज 17,800 पे आके खड़ा हुआ है इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। इस तरह का मोमेंटम, इस तरह की तेजी भारतीय बाजारों में। खैर भारतीय बाजार क्या, यूएस में भी नैस्डैक, एस&पी 4 हफ्तों से बैक टू बैक वीक ऑन वीक गेन्स डिलीवर कर रहे हैं। तो अक्रॉस इक्विटी ग्लोबली मूड बढ़िया, डेटा क्यू सपोर्टिव होते हुए उसका फायदा मिलता हुआ। निफ्टी 2.5% उछाल के साथ। निफ्टी बैंक जिसका लास्ट वीक भी आउट परफॉर्मेंस था निफ्टी के कंपैरिजन में, वो आज भी आउट परफॉर्म करता हुआ 325 अंकों से ज्यादा की मजबूती के साथ निफ्टी बैंक इस समय ट्रेड कर रहा है। 3/4% से ज्यादा का उछाल कह लीजिए, 0.8, 0.9% की मजबूती और ब्रेथ एडवांसेस की फेवर में। हाँ, शुरुआती ब्रेथ थोड़ी सी एग्रेसिव थी, लेकिन अभी भी एडवांसेस के फेवर में ब्रेथ आपको नजर आएगी। 3:2 का रेशियो कह लीजिए, 2 गिर रहे हैं तो 3 स्टॉक्स अभी भी मजबूती के साथ, बढ़त के साथ इस समय कामकाज करते हुए नजर आएंगे। एक बार पिक्चर को और क्लियर करने के लिए ब्रेथ आपने दिखा दी, एक बार कंट्रीब्यूशन प्लेट निफ्टी की दिखा दीजिएगा तो दरअसल समझ में आएगा कि हेवी वेट्स के थ्रू मोमेंटम इस समय भारतीय बाजारों में बनता हुआ। लाइए भाई जरा कंट्रीब्यूशन प्लेट। इस बीच बताता हूं आपको, ये देखिए एचडीएफसी ट्विंस हेवी वेट्स और वो सीसीआई की नॉट, मेरे ख्याल से वो मर्जर को लेकर उसने और तूल दे दिया। डेवलपमेंट वैसे भी पॉजिटिव थे बैंक्स और फाइनेंशियल्स को लेकर। आईसीआईसीआई बैंक अपनी नॉर्थवर्ड जर्नी कंटिन्यू कर रहा है। आईटी सपोर्टिव है, इन्फोसिस, टीसीएस नहीं होता लेकिन इन्फोसिस सपोर्टिव होता हुआ। जो स्टॉक हल्का बहुत दबाव बना रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पे लार्जली वो कमोडिटी प्लेस हैं जो आज थोड़े से ठंडे पड़ते हुए, क्योंकि कल चाइना के जो आंकड़े आए थे थोड़े से डिसअपॉइंटिंग थे। उसके बाद कमोडिटीज में थोड़ा सा करेक्टिव मूव्स देखने को मिलेंगे आपको। लेकिन वीरू, जो 45 मिनट का, प्रिसाइसली 45 मिनट का सेशन जो हुआ है कल मिनट, हम जहां खुले उससे ऊपर और हम हायर ट्रेजेक्टरी को लगातार चैलेंज कर रहे हैं, फिर से 820, 825 के जोन्स पे आते हुए बढ़िया मूव बन रहा है। क्या रीडिंग है इस समय स्क्रीन की आपकी? देखिए आशीष, एक तो हमें आज स्क्रीन पे मूव्स अच्छे विजिबल हैं। स्टॉक्स जो हैं अपने हायर लेवल्स को सस्टेन कर रहे हैं। टेस्ट होना था 805 पर, वो जो पहला जोन था, क्या बात हुई थी हमारी 914 पे, और पोस्ट ओपनिंग भी के 805 टिकने दीजिए, 771 बाइसेक्ट होने दीजिए, बाजार अच्छा मूव देगा और देता हुआ। और आई थिंक स्टे लॉन्ग की अप्रोच रखिए। निफ्टी जा रहा है जिस क्लस्टर को छूने के लिए, इट्स 866। निफ्टी बैंक पे कमिटेड रहिए। आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। आशीष, जहां 39,500 की ट्रेजेक्टरी निकली, अच्छा स्विंग देगी। अच्छा, मंच पे मैं एक और बात आई थिंक स्क्रीन पे कहना चाहूँगा। राहुल शर्मा ने जो 39,000 की कॉल दी थी, अभी उनका मैसेज आया कुछ देर पहले, आशीष 263 की कॉल थी, 400 पे उन्होंने फ्राइडे मॉर्निंग को अपडेट दिया था, 650 का टारगेट रखा था, 39,000 की कॉल का वो टारगेट पे हिट हो गया। तो आशीष, आई थिंक जिसे कहते हैं ना, हमारे पास वो सारे आई थिंक फोर्सेज हैं जिसके सहारे हम 17,866 तक का सफर तय कर सकते हैं। तो स्टे लॉन्ग की अप्रोच रखिए आशीष। स्टे लॉन्ग की अप्रोच के साथ आज रखिए बाजार में। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स वाकई बढ़िया, और सुबह से एक्सपर्ट्स के थ्रू इवन वीरू ने बहुत बढ़िया ट्रेड आइडेंटिफाई करके दिया और ऑलरेडी आपने अच्छे मुनाफे बनाए भी हैं। स्क्रीन्स पर तेजी होती हुई जो दिख रही है। 10 दमदार ट्रेड्स में आज हमारे साथ होंगे अमित सेठ साहब, कोलकाता से जुड़ेंगे, और साथ में आगे हमारे साथ श्रीकांत चौहान, दोनों जुड़ चुके हैं। कोटक सिक्योरिटी से श्रीकांत भी जुड़ते हुए, आप दोनों का स्वागत है। श्रीकांत, बढ़िया मूव्स बन रहे हैं। आई एम श्योर एक्सटेंडेड वीकेंड में आपने, आपकी टीम ने मिलकर कुछ ड्रॉ आउट करा होगा। इस तरह के अप मूव्स, इस तरह के पुल बैक, इस तरह की फिरोशियस रैली के बाद इवेंचुअल टारगेट्स क्या नजर आते हैं? कैसे इस रैली को आप लोग प्ले करेंगे, क्या डिसाइड किया? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग एवरीवन।
आई थिंक मुझे लगता है कि इस मार्केट में एक जो कंस्ट्रक्टिव पैटर्न बन रहा है बिकॉज ऑफ मैक्रो फैक्टर्स, और साथ ही साथ जो अपने क्वार्टरली नंबर्स आए थे उन नंबर्स के पीछे भी अगर आप देखें तो जो एक बड़ी जो डाउनसाइड एक्सपेक्टेड थी, या तो शायद कुछ डाउनग्रेड्स एक्सपेक्टेड थे, वो आए नहीं। और इसी वजह से मुझे लगता है कि इस मार्केट का जो ओवरऑल सेंटिमेंट रहेगा वो और भी स्ट्रांग बनते जाएगा। यहाँ से अगर कोई भी करेक्शन आता है तो मुझे नहीं लगता कि वो करेक्शन 300 या 400 पॉइंट के ऊपर का होगा, लेकिन अपसाइड में एक बार वापस मार्केट 18,000 या 18,200 के लेवल्स बिल्कुल दिखा सकता है। तो यहाँ से कोई भी करेक्शन आए तो बिल्कुल इसे लॉन्ग करके चले, लेकिन चूंकि मार्केट अभी एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस के काफी नजदीक आ चुका है 18,000 के करीब। और मार्केट में अगर आशीष जी आपने देखा होगा तो कई बार मार्केट जब भी रिबाउंड किया है तो ऑलमोस्ट 80-81% के रिट्रेसमेंट के करीब उसने बड़ा एक रेजिस्टेंस भी लिया है। अगर पूरे फॉल को अगर कैलकुलेट करें 18,600 से लेकर 15,200 के फॉल को, तो 80% का रिट्रेसमेंट इज समवेयर क्लोज टू 18,000 के करीब आ रहा है। तो हमें लगता है कि इन लेवल्स के करीब मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट होगा। हमें नहीं लगता कि मार्केट में कोई बड़ी गिरावट आएगी, लेकिन कंसोलिडेट हो सकता है। और इसी वजह से हमें लगता है कि इस लेवल पे अगर आप देखें तो मिड कैप और स्मॉल कैप में बाइंग का शुमार बनेगा, और वहां पे हमें फोकस करना काफी जरूरी है। आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो आपकी निफ्टी बैंक पे अप्रोच थी, और मैं ट्रेड्स मैं आज मैं आपको स्क्रीन पे क्यों कह रहा हूँ कि स्टे ऑन स्क्रीन। आज स्विंग अच्छे मिल रहे हैं। आज आवाज़ के ट्रेड्स को देखिए आप, अपोलो टायर्स, SRF, अदानी एंटरप्राइजेस। अभी कुछ देर पहले हमने एक SBI लाइफ का ट्रेड लिया था, करीब 1305 पे वो ट्रेड गया था। सुपर स्विंग दिखे SBI लाइफ डे हाई पर आ गया, 1310 हो गया। अमित सेठ भी हमारे साथ मौजूद है। अमित, मैं आज जो OI की समरी है उसको ट्रैक कर रहा हूँ। एक स्टॉक लेके आइए आप प्लीज। और ये आपने मैं और आशीष जब क्लोजिंग में थे शुक्रवार को तब भी ट्रेड किया था, और तब भी हम लोगों ने पिक किया था, और वो है कैनफिन होम्स। 600 या 598 पे हमने क्लोजिंग बात की थी। अमित जरा प्लीज एक चेक दीजिएगा। 605.5 एक टिपिकल फ्लैग का ब्रेकआउट, जिसे कहते हैं ना, एक रेस्ट मोड में था स्टॉक, और ये अब ब्लास्ट होता हुआ। क्या फ्यूचर पकड़ सकते हैं इसका, या फिर कोई ऑप्शन कॉल जो आपके जहन में आती हो, प्लीज बताइएगा। इट्स नाउ 608। डेफिनेटली गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी। वीरेन जी, आपने बहुत ही बेहतरीन चार्ट सिलेक्ट किया है। चार्ट में एक हमने अच्छा अपमूव देखा था, फिर पिछले 5 से 7 सत्रों में कंसोलिडेशन जिसने अपना 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी ब्रीच नहीं किया था, और अब उस कंसोलिडेशन से स्टॉक बाहर आ रहा है, तो डेफिनेटली इसमें लॉन्ग बनाना चाहिए। करंटली इसका प्राइस फ्यूचर्स में 606 का है। 596 का स्टॉप लॉस रखूंगा, और चार्ट का मोमेंटम और स्ट्रेंथ देखते हुए मुझे लगता है कि इसमें 630 से लेके 640 के टारगेट्स अगले 2 से 3 दिनों में पॉसिबल हैं। तो डेफिनेटली कैंपेन होम में जरूर बनाना चाहिए। और एज फार एज कॉल की अपनी जो बात की है, मैं 620 की कॉल लूंगा, दैट विल बी बेटर। वो 12 रुपए पे ट्रेड कर रही है, स्टॉप लॉस लगभग 8 रुपए का रखूंगा, और टारगेट्स मेरे 20 के रहेंगे। ओके, 20 के अगर आप देखें टारगेट्स रहेंगे आपके। ओके, ये कैनफिन होम्स हो गया। ये स्क्रीन पर आप देखें कुछ ट्रेड्स में कैप्चर कर रहा था। अच्छा, आपके 2 कन्वर्शन ट्रेड्स क्या रहेंगे अमित? किसको चेज करना चाहेंगे आप? जी वीरेन जी, मुझे यूबीएल काफी अच्छा लग रहा है। यूबीएल एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न से बाहर आ रहा है। यूबीएल में जो हमने पुल बैक देखा था उसने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में सपोर्ट लिया, उसके बाद कंटिन्यूअसली हायर हाई हायर लोज हम देख रहे हैं। स्टॉक कंफर्टेबली अपने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और पिछले 2 दिन के हाई को भी इसने क्रॉस कर लिया है। मोमेंटम इंडिकेटर्स आर वेल प्लेस्ड। करंटली प्राइस 1662 का लॉन्ग की सलाह है, 1640 का स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट्स लगभग इसमें 1700 के रहेंगे। दूसरा ट्रेड वीरेन जी मेरा रहेगा रिलायंस। रिलायंस को मैं मिस नहीं करना चाहता। रिलायंस मैंने सुबह भी बात की थी। रिलायंस एक बहुत अच्छे बेस से बाहर आ रहा है। फ्राइडे हमने इसमें एक अच्छा मूव देखा था। डेफिनेटली आज थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मोमेंटम इसमें काफी स्ट्रांग है और इंटैक्ट है। करंटली रिलायंस का प्राइस 2643 का है, 2610 का स्टॉप लॉस रखूंगा, और मेरे टारगेट्स रिलायंस में 2700 के रहेंगे। रिलायंस में आप देखें आपके 2700 के लक्ष्य होंगे। लेकिन चलिए अब थोड़ा सा अगर आप देखें एक बार फिर से इस बाजार के, अगर आप देखें एक बड़े शख्स को याद करते हैं, और जी हाँ, बीते रविवार को श्री राकेश झुंझुनवाला, उनका अगर आप देखें देहांत हुआ, करीब करीब सुबह 8:45 के आसपास ये खबर आई, और थोड़ा सा अगर आप देखें उन्हीं को हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज हमने एक गुजारिश की थी कि श्री मोतीलाल ओसवाल जी से कि आप कम से कम स्क्रीन पर आएँ, और आई थिंक अपना जो करियर
जो समय आपने उनके साथ बिताया थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करें। मोतीलाल जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और आई थिंक थोड़ी दुख की घड़ी थी और एक आपके मित्र भी रहे और आई थिंक हम सबके करियर पे और जो जो इस बाजार में है सबकी अगर आप देखें करियर पे उनकी छाप पड़ी, उनकी सोच की, उनके विचारों की। आप इस घड़ी में अब उनको कैसे याद करते हैं और आपके शब्द सर? ही डेफिनेटली एक बहुत टावरिंग पर्सनालिटी स्टॉक मार्केट के लिए थे। वी यूज्ड टू, हम सब उनको मिस्टर वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया या मिस्टर मार्केट या बहुत कुछ भैया बोलते थे। और अपने आप में बहुत जेन्युइन पर्सन, बहुत क्लियर अपने सोच के बारे में, अपने विचार के बारे में और एक लॉन्ग टर्म सोच के बारे में। बहुत कम लोग होते हैं जो मैंने देखा है कि जो कंपनी, इकोनॉमी या स्टॉक मार्केट तीनों को लिंक कर सकते हैं। वो कई लोग होते हैं जो इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं लेकिन उनको पता नहीं मार्केट का मूड क्या होता है। कई लोगों को कंपनी की रिसर्च के बारे में पता होता है लेकिन दे डोंट नो इकोनॉमिक काइंड ऑफ आउटलुक क्या होगा। सो मुझे लगता है कि इकोनॉमी, मार्केट मीन स्टॉक प्राइस और सेंटीमेंट से काफी एक उनका जो व्यू होता था वो बहुत एकदम सटीक रहता था। हमारे लिए डेफिनेटली एक मार्केट के लिए भी और पर्सनली मेरे लिए भी बहुत बड़ा एक नुकसान है। बहुत आई थिंक एट द एज ऑफ 62 ही इज नो मोर विद अस, बट आई थिंक जो भी उन्होंने अपनी जिंदगी जी है अपने तरीके से जी है। एक ऑलवेज हमको यही बोलते हैं कि यार दोस्त मजे करो ना, देखा जाएगा क्या होता है। सो ही हैड हिज ओन काइंड ऑफ स्टाइल। उनकी अपना एक व्यक्तित्व था, उनका अपना एक आई थिंक एक स्टॉक मार्केट के बारे में जुनून था। और से बोलते ना कि ही टू ईट ड्रिंक मार्केट्स। मोतीलाल सर थैंक यू सुबह सुबह जुड़ने के लिए हमारे लिए। अच्छा नहीं मैं बाय नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ आपको थैंक यू कह रहा था कि आप जुड़े हमारे साथ। अच्छा आपकी राकेश, कईयों के लिए रॉकी, कईयों के लिए भैया, हम लोग के लिए राकेश सर, आप लोग की ऑलमोस्ट जर्नी स्टॉक मार्केट के साथ में शुरू हुई। मेरे ख्याल से उस जमाने थे जब आप ट्रेडिंग रिंग में भी साथ में मुलाकात होती होगी। ये आप लोग जब मिलते थे जैसे हम लोग बातचीत करते हैं बाजार कैसा लग रहा है, आप लोग भी ऐसी बातचीत करते थे क्या साथ में? कैसा लग रहा है मार्केट, कहाँ जाएगा, ऐसी बात होती थी क्या? हाँ, जैसे दो ही शब्द होते थे पहले, गुजराती में केम छो और शू लागे छे, और हिंदी में क्या लगता है, राकेश का स्टाइल क्या लगता है। और सामने वाला बोले उससे पहले ही वो खुद ही अपना व्यू बता देता था। सो दैट इज द, मतलब वो अपने आप में एक बात करने का तरीका होता था, लेकिन वो बहुत ज्यादा बोलते थे और अपने एकदम दिल से बोलते थे। तो जाने जाते थे वो किस तरह से इंडिया पे बुलिश। अच्छा हमारे साथ होते थे तो ऐसा निफ्टी उफ्टी के लेवल्स नहीं बात होती थी, मतलब आप लोग के साथ जब पीछे से बात होती होगी तो मार्केट के व्यू बन जाते होंगे ब्रॉडली। मार्केट्स के अलावा कोई चर्चा नहीं कभी भी, हमेशा जब भी मिले आप लोग बातचीत हुई, रिंग पे मिले, दराज स्ट्रीट पे मिले, सिर्फ बाजार। हाँ एकदम फुल ब्लोन, दिन रात बाजार बाजार और बाजार। ऑफ कोर्स व्हेन पार्टी में मिलते तो अलग थोड़ा माहौल रहता था, बट स्टिल 80% यूज्ड टू बी मार्केट। अच्छा जी एक चीज बताऊँ कि राकेश जी हाँ पार्टी के बहुत शौकीन थे और वाकई। अच्छा एक चीज़ है उनका, राकेश जी नाम था कन्विक्शन। आई मीन वर्स्ट सर्कमस्टेंसेस में भी, चाहे मैंने उनके जो 2-3 इंटरव्यूज़ कोविड काल में सुने और उसके बाद भी वो कन्विक्शन का दूसरा नाम थे। कोई उनका कन्विक्शन आइडिया आपके इंटरेक्शन के दौरान जिस पे आपको अभी भी काफ़ी गर्व महसूस होता है कि हाँ राकेश जी ने उस वक्त उन नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस में, वर्स्ट सर्कमस्टेंसेस में इस चीज़ पर अपना कन्विक्शन बरकरार रखा और वाकई उस कन्विक्शन ने बाद में पे भी किया। ऐसा कोई कन्विक्शन आइडिया उनका याद आता है आपको जो आपके साथ शेयर किया हो कभी? देखिए उनका जो भी स्टॉक में जो पोजीशन लेते थे बहुत कन्विक्शन के साथ और दिल खोल के साथ, और सब मतलब एकदम जैसे खुली किताब थी उनकी। ऐसा नहीं कई लोग वो ले लेते हैं फिर बाद में दूसरों को बताते हैं, वो तो मतलब जब भी उनको लगता था कि चलो बात करते हैं, लिया है नहीं लिया हुआ है। तो उसके बाद नॉर्मली जब कोई बड़ा आदमी स्टॉक लेता है तो स्टॉक को लग रहा है कि यार मैं खरीदूंगा, उससे दूसरों को पता चल जाएगा, मैं स्टॉक भाग जाएगा, मुझे मिला नहीं। लेकिन वो सबको बता देते हैं, दिल खोल के बताते थे। और जो भी स्टॉक लेते थे, आप देखो कॉन्ट्रेरियल कई कैसी स्टॉक है हमको लगता है क्या कर रहा है, जैसे स्टील अथॉरिटी है या टिस्को है या टेल्को है,
टाइटन वगैरह तो दे आर ऑल काइंड ऑफ, आई थिंक उस टाइम भी ऑफ कोर्स आई थिंक वैल्यू बहुत कम था, या क्रिसिल आई वुड से स्टिल से दे वर गुड कंपनी, बट जहाँ कंपनी की जहाँ लोगों को लगता है कि यार कुछ होने वाला नहीं है, राकेश वहाँ जाके एकदम बैठ लेते थे। जैसे पीएसयू बैंक आप देखेंगे शुरू में 2001-2 की मुझे अभी भी याद है कि पीएसयू बैंक में वो एक ही बंदा था, पीएसयू स्टॉक और पीएसयू बैंक में जितना एकदम कन्विक्शन के साथ स्टॉक लेता था, सबको बोलता था बहुत जी भर के ले लो ये। बाकी क्योंकि नॉर्मली पीएसयू में लोगों का कन्विक्शन बहुत डिफिकल्ट होता है बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस, तो उनका अपना एक बहुत लंबी सोच होती थी और एकदम बहुत कन्विक्शन के साथ कोई भी पोजीशन लेते थे और लोगों को रेकमेंड करते थे। मोतीलाल सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आज आप आए और मार्केट पे चर्चा नहीं हुई, लेकिन आज फोकस कुछ और था। लेकिन प्लीज किसी दिन समय निकालिएगा, आपसे किसी दिन, बहुत दिन हो गए, हम सब डिटेल आपके व्यूज जानना चाहते हैं बाजार पे, तो किसी और दिन वो। अच्छा, क्योंकि राकेश सर की चर्चा हुई छिड़ी, तो इस बीच एक एक्सक्लूसिव आपकी स्क्रीन पर आती हुई और यतिन स्टूडियोज में रेडी, क्या पिकअप करा भाई? तो देखिए, हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं राकेश झुनझुनवाला साहब को। रविवार को सुबह उनका निधन हो गया, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट था और जो इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस था वो उन्होंने बरकरार रखा था। उनकी तबीयत नासाज होने के बावजूद वो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते थे और निवेश के नए नए आइडियाज़ इवेल्युएट करते थे। हमको सूत्र ये बता रहे हैं कि सिंगर इंडिया, ये राकेश झुनझुनवाला साहब का आखिरी इन्वेस्टमेंट आइडिया जो था और उनको जहां खरीदने का मूड था, तो शुक्रवार को इन्होंने मन बनाया था कि ये शेयर खरीदेंगे और आज उसी बात का सम्मान रख के रेयर एंटरप्राइजेज, जो कि राकेश झुनझुनवाला साहब की फर्म का नाम है, रेयर एंटरप्राइजेज ने 10% के आसपास या उससे ज़्यादा शेयर्स आज सिंगर इंडिया में खरीदे हैं। ये बीएससी लिस्टेड कंपनी है केवल, और अगर आप सुबह का डेटा देखें या जो वॉल्यूम देखें तो लगभग 20-22% इक्विटी आज सुबह ब्लॉक डील में जो है वो ट्रेड हुई, और इसका आधा हिस्सा या आधे से ज़्यादा हिस्सा हमको सूत्र बता रहे हैं कि राकेश झुनझुनवाला साहब की फर्म रेयर एंटरप्राइजेज ने खरीदा है। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो उनकी जो टीम थी और उनके जो टीम के सदस्य हैं, उनकी आखिरी इच्छा का मान सम्मान रखते हुए ये सौदा आज उन्होंने सुबह किया, ऐसा हमको सूत्र बता रहे हैं। तो क्लियरली ये स्टॉक फोकस में रहेगा। अगर आपको याद है आशीष, तो सिंगर इंडिया जो है वो सीविंग मशीन्स बनाती थी, वो ब्लैक वाली, आज भी याद है मुझे, आप बोल रहे तो सिंगर इंडिया वही याद चलती है और पैर से भी आप यूं चला सकते हैं, स्विंग मशीन की जानी वाली ब्रांड जी। और अब जो है ये एमएनसी कंपनी है, ये कोई साधारण कंपनी नहीं है। मार्केट कैप छोटी होगी भले कंपनी की, माइक्रो कैप होगा शेयर, लेकिन ये अभी कंज्यूमर अप्लायंसेज में आ रहे हैं। तो मिक्सर, ग्राइंडर वगैरह बहुत सारी दूसरी कंज्यूमर अप्लायंसेज में आ रही है, क्योंकि इनका एक ब्रांड बाजार में एस्टैब्लिश्ड है। और अगर हम बोर्ड की कंपाइलेशन देखें तो काफी सारे फॉरेनर्स भी हैं, क्योंकि सिंगर एशिया को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि कंपनी की होल्डिंग कंपनी है। तो क्लियरली अगर हम बात करें सिंगर इंडिया की, तो यहाँ काफी एक्साइटमेंट बना रह सकता है, क्योंकि ये राकेश झुनझुनवाला साहब का आखिरी इन्वेस्टमेंट माना जा रहा है जो आज सुबह एग्जीक्यूट हुआ है। तो ये कहने के लिए वो भी हो गया, लोग कंसर्न थे राकेश जी के, अभी भी बहुत सारी होल्डिंग्स कई सारी कंपनीज में, रारे की, रेखा जी की, राकेश जी की। तो अब ये एक तरह से दिखाना भी हो गया कि रारे अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी पे वैसे ही एज अ इंडिपेंडेंट एंटिटी कंटिन्यू कर रहे हैं। रखिए भाई सिंगर इंडिया, देखिए ये आज ही ये ट्रांजैक्शन और 20% के सर्किट पर ये स्टॉक, बढ़िया एक्सक्लूसिव यतिन की तरफ से आपके लिए। चलिए अब अरे पिक्स ले लिए थे, अमित सेठ साहब ने यूबीएल और आरआईएल की बात करी थी। आरआईएल पे वो डिस्क्लेमर स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा। अरे वो श्रीकांत जी को स्क्रीन पे दिखाइए। श्रीकांत जी, आपके 10 के दमदार ट्रेड्स। बिल्कुल, देखिए मुझे लग रहा है कि दो स्टॉक्स काफी अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। एक है वो जिमेंस इंडिया है, जिसे हम करंट लेवल से लॉन्ग करके चल सकते हैं, क्योंकि इसने काफी एक बड़ा लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट किया है। और अगर इसी बेसिस पे अगर ये स्टॉक अगर जो ब्रेकआउट के बेसिस पे अगर टेक्निकली हम रीड करें तो हमें लगता है कि ये स्टॉक 3100 से लेकर 3200 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से जिमेंस इंडिया को लॉन्ग करके चलते हैं। 2900 का करंट प्राइस है, स्टॉप लॉस रखे यहाँ पे 2870 रुपए का, यानी 30 रुपए का स्टॉप लॉस बनेगा। टारगेट्स रहेंगे 3000 और 3100 के। और साथ ही साथ हमें लगता है कि आज के दिन में हमने कुछ एएमसी रिलेटेड स्टॉक्स में अच्छी एक्टिविटी देखी है। एचडीएफसी एएमसी तो काफी बढ़ चुका है, लेकिन हमें लगता है कि इसके बाद अगर किसी का नंबर लग सकता है तो वह NM9 इंडिया, जो 312-313 के करीब ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक हमें लगता है कि 330 से लेकर 340 के लेवल्स दिखा सकता है। करंट लेवल्स 312-313 के हैं। करंट लेवल से खरीदे, स्टॉप लॉस रखे 308 रुपए का।
308 का अगर आप देखें निप्पन का, और सिमेंस का अगर आप देखें आपका ट्रेड बहुत खूबसूरत था। और आशीष, आज ऑटो में लगी हुई है आग, और मैं आपको बता रहा हूँ, आई थिंक जरा आप प्लीज़ लेके आइए बजाज ऑटो एट डे हाई। गजब, स्क्रीन पर आप देखें गजब मूव है आज। और भले ही आपको इंडेक्स एक समय चलने के बाद लगे जनाब कि हाँ बस हो गया, बट जिस प्रकार से ऑटो भाग रहा है ना स्क्रीन पे, लेट्स ब्रिंग बजाज ऑटो। मैं सुबह भी कह रहा था आपसे कि बजाज ऑटो को, टीवीएस मोटर कॉर्प को और हीरो मोटर कॉर्प को भूलिएगा मत। बहुत बेहतरीन चार्ट है, प्लेसमेंट बहुत स्ट्रांग है, भले ही अगर आप देखें हीरो मोटर कॉर्प के नंबर कैसे रहे हों। लेकिन मीनवाइल अब क्या हो रहा है, एस्कॉर्ट्स कुबोटा एट डे हाई। मारुति को देखिए, मारुति आपकी स्क्रीन पर 8,925। एक बार चार्ट लेके आइएगा अमित जी। 2 अगस्त को इसने, मारुति ने एक हाई बनाया था करीब 9205 का, रिट्रेस हुआ, 20 डेमा को टेस्ट किया और 20 डेमा पे कैंडल जो है रिवर्स हो गई 8916। आपका टेक मारुति पे क्या है? 9000 को दोबारा रीगेन करने की पॉसिबिलिटी कितनी लग रही है आपको? जी वीरेंद्र जी, काफी बेहतरीन चार्ट है। चार्ट में हम रेगुलर देख रहे हैं कई दिनों से, एक बहुत ही कंसिस्टेंटली हायर है, हाई लोज बन रहे हैं। स्टॉक ने एक बहुत अच्छा पुल बैक दिया, जैसे कि आपने कहा 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, और आज उस पुल बैक में स्टॉक ने प्रीवियस डे हाई और 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। तो इसका ओवरऑल अप ट्रेंड इंटैक्ट है। लॉन्ग की सलाह है, इसमें लॉन्ग की पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस लगभग रखेंगे 8850 रुपीज का, और इसमें 9000 से 9050 तक के टारगेट्स डेफिनेटली पॉसिबल हैं। ओके अच्छा, इस बीच कंप्लीट सर्कल कैपिटल के को फाउंडर और सीईओ गुरमीत चड्ढा साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। गुरमीत जी गुड मॉर्निंग, अच्छा लग रहा है आपका स्माइलिंग चेहरा देखकर। और गुरमीत जी की कंप्लीट सर्कल की 15 अगस्त को एक रिपोर्ट बड़ी चर्चा में, भाई मैं देख रहा था हर जगह ट्विटर पे छाए हुए हैं आज आप पे, कल से ये रिपोर्ट का एक वो मैंने कहा था ग्रैब डायरेक्टर साहब लेकर आए क्या आप? कंप्लीट सर्कल की रिसर्च रिपोर्ट है। एक गुरमीत जी से पूछते इन्फोसिस खरीद रहे हो क्या, आईसीआईसीआई बैंक खरीद रहे हो क्या? इन्होंने इंडिया पे एक बाय रिपोर्ट निकाल दी है इंडिया पे एक बाय कॉल है और गोल्डन डिकेड हमारे सामने खड़ा हुआ है। भाई गुरमीत सर, पहले तो ये समझाओ आपका कंप्लीट सर्कल अगले दशक को लेकर इतना बुलिश क्यों? वीरेंद्र जी धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। वीरेंद्र जी ने धन्यवाद तो आशीष भी था, आशीष बोल रहा है लेकिन अभी सॉरी गुड मॉर्निंग। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। हम काफी कंस्ट्रक्टिव हैं इस दशक को लेके, क्योंकि काफी चीजें अनफोल्ड हो रही हैं। फॉर्मलाइजेशन हो रहा है इकोनॉमी का। यूपीआई मेरे हिसाब से उतना बड़ा चेंज है जितना बड़ा शायद इंटरनेट था फाइनेंशियल सेक्टर में। आप देखिए 100 मिलियन के आसपास रोज ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इंडिया ने इस पूरे टर्मोइल में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, चाहे वो आप मैक्रो इंडिकेटर्स में देखिए, चाहे वो आप जिस तरीके से हमने इन्फ्लेशन पे कंट्रोल किया है। और हम पहली बार अभी तक जो अर्निंग्स आई हैं, मुझे ऐसा लगा है कि रिलेटिवली हमने काफ़ी अच्छा किया है। बहुत सारे कॉस्ट प्रेशर्स रहे हैं, कुछ एक कमोडिटी कंज्यूमिंग सेक्टर्स में परेशानी आई है, बट ओवरऑल हमारा बैंकिंग सिस्टम, हमारी क्रेडिट ग्रोथ, हमारा टैक्स कलेक्शन, फॉर्मलाइजेशन, मैं काफ़ी कंस्ट्रक्टिव हूँ। और मुझे बहुत समय बाद, थोड़ा शायद जल्दबाजी होगी कहना, ये हाउसिंग सेक्टर लेड प्राइवेट कैपेक्स साइकिल देखने को मिल रही है। बिल्कुल अच्छा कॉल। और वो रिपोर्ट कहती है भाई 3 ट्रिलियन, हम 5 ट्रिलियन की तरफ बढ़ रहे हैं और हो सकता है 10 ट्रिलियन की तरफ बढ़ते हुए नजर आए इस गोल्डन डिकेड में। वो रिपोर्ट के टारगेट्स भी आपको इंडियन इकोनॉमी के स्क्रीन पे नजर आएंगे। ठीक है, इंडिया पे बढ़िया बुलिश कॉल, पर इस बुलिश कॉल को अगले दशक के लिए कैसे राइड करना है? हर सेक्टर का लीडर चुनकर, या कुछ स्पेसिफिक वर्टिकल, स्पेसिफिक सेक्टर्स जो शायद लाइकली बहुत बढ़िया आउट परफॉर्म करेंगे? तो जैसे मैंने बोला, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अपटिक देखने को मिल रहा है हमें, चाहे वो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हो, चाहे जो पीएलआई लेड गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स किए हैं 13-14 अलग अलग सेक्टर्स में, जिसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, टेक्सटाइल है, एपीआईज हैं, सेमीकंडक्टर चिप्स हैं। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, हमें डिफेंस एक्सपोर्ट्स काफ़ी बड़ी थीम लग रही है। हमारे पोर्टफोलियो में हमने कुछ स्टॉक्स भी हैं, जिसमें एक स्टॉक जिसके बारे में पहले बात कर चुका हूँ, सोलार इंडस्ट्रीज़ है। उन्हें अभी करीबन काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिला है हैंड ग्रेनेड्स में और रॉकेट एम्यूनिशन में।
और भी बहुत सारी कंपनीज हैं इसमें जिनको ऑर्डर मिल रहा है। तो वो स्मॉल क्वार्टर कार्बाइन्स का भी गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है, करीबन 8 लाख यूनिट्स का। रॉकेट एम्यूनिशन और एरियल कमांड सेंटर का करीबन ऑर्डर मिला है। टोटल 29,000 करोड़ का ऑर्डर मिला है और इसकी एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी बड़ी है। तो सोलार इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स में है, पैकेज एक्सप्लोजिव्स में वर्ल्ड लीडर है, इंडिया में काफ़ी डोमिनेंट मार्केट शेयर है, उसका डिफेंस प्ले भी है, और ओवरऑल जो रिवाइवल हमें देखने को मिल रहा है इंफ्रा में, माइनिंग में, हाउसिंग में, उसका भी प्ले वहाँ आपको देखने को मिलेगा। हमें डिक्सन काफ़ी अच्छा लगता है, जो जैसे मैंने बात की इलेक्ट्रॉनिक्स में। कुछ एक सेक्टर्स हैं हमें टेक्सटाइल में काफ़ी अच्छे लगते हैं, जैसे गोकुलदास एक्सपोर्ट्स है जो कॉम्प्लेक्स गारमेंटिंग में है, उनके काफ़ी बड़े क्लाइंट्स हैं, गैप, H&M जैसे US डोमिनेटेड। कुछ हमें APIs में, हालांकि डिवीज के नंबर्स बहुत अच्छे नहीं लगे बाजार को, पर हमें APIs और कस्टम सिंथेसिस में भी काफ़ी कंस्ट्रक्टिव व्यू है हमारा लॉन्ग टर्म को लेकर। सोलार से वो डायरेक्टर साहब बोले सब कुछ बना लो, कि बारूद कहां से लाओगे? भाई बारूद तो सोलर ही देगा ना। सोलर इंडस्ट्रीज, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, काइटेक्स, दिवीज लेबोरेटरीज। आज तो मूड में आप बिना पूछे सारे बढ़िया स्टॉक पिकिंग भी बता दी। ये मतलब ये हम सब रिटेल इन स्टॉक्स में एंट्री कर लेना गुरमीत सर। एक अच्छे एडवाइजर की सलाह से करिए। मैं आज तो बता दूंगा कि ये वो पोर्टफोलियो स्टॉक्स हैं जो हम अपने PMS पोर्टफोलियो में ले रहे हैं, और जिसे हम स्किन इन द गेम कहते हैं। मेरी पर्सनल इन्वेस्टमेंट भी इसमें है एज अ डिस्क्लेमर। और ये जैसा मैंने बोला, ये लंबे समय के लिए है, मतलब ये हम, जैसा मैंने बात करी, ये डेकेड बहुत अच्छा है, तो हम ये 5-7 साल का व्यू लेके इन पोर्टफोलियो, इन स्टॉक्स में निवेश कर रहे हैं। थोड़ा स्टैगर्ड तरीके से करेंगे तो अच्छा है। बाजार में थोड़ा रनअप देखने को मिला है, और मुझे लगता है कि अभी हम पूरी तरह सारी मुश्किलों से बाहर नहीं आए, बट काफी वर्स्ट इज क्लियरली, जिसे मैं कहता हूँ, बिहाइंड अस। क्या मुश्किल नजर आ रही है अभी भी? गुरमीत जी, क्या बिल्कुल सही आप कह रहे हो, वर्स्ट इज नॉट बिहाइंड, क्या मुश्किलें अभी भी नजर आ रही है? देखिए, दो चीजें हमें बिल्कुल ध्यान रखनी पड़ेंगी कि यूएस में जो इंटरेस्ट रेट्स है अभी भी बढ़ेगा, और थमेगा नहीं। और जो 10 ईयर बॉन्ड है वहाँ का, वो अभी 2.90 वापस 3% की तरफ जा रहा है। मैंने जब भी इसको 3% के ऊपर देखा है, थोड़ा सा आउटफ्लो होता है, डिस्काउंटिंग रेट बढ़ जाता है इक्विटी का। तो ये हो सकता है 3.5 पौने 4 के रेंज में सेटल हो। हमारा 10 ईयर बॉन्ड भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 7.5% पे इंडियन का 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड। तो थोड़ा सा बैलेंस अप्रोच रखने की जरूरत है। दूसरा, हमने अभी क्वांटिटेटिव टाइटिंग नहीं देखी है। जो फेड ने बैलेंस शीट एक्सपैंड करी थी $9 ट्रिलियन को, उसको अभी उन्होंने शायद 0.1-0.2 ट्रिलियन सिर्फ टाइटन किया है, तो हमें इतना आउटफ्लो देखने को मिला है। तो वो एक हमें देखना पड़ेगा कि वो अपनी बैलेंस शीट को कैसे श्रिंक करते हैं, क्योंकि जब भी क्वांटिटेटिव टाइटनिंग होगी, थोड़ा सा जो एक्सपेंसिव एसेट्स हैं, जो रिस्क एसेट्स हैं, थोड़ा सा आउटफ्लो हमें देखने को मिल सकता है। और इंडिया का जो प्रीमियम है आज आप देखिए वापस करीबन 80% है बाकी इमर्जिंग मार्केट से। तो जहाँ पे अर्निंग ग्रोथ है आप वहीं रहिए। खाली कोई स्टॉक बढ़ रहा है, जैसे ऑटो है, तो सारे स्टॉक्स जरूरी नहीं है अच्छा करेंगे। तो थोड़ा सा यूफोरिया आता है मार्केट में, हमने ये देखा है 2021 में, चाहे वो स्पेशलिटी केमिकल्स रहा हो। उससे पहले हमने अभी थोड़ी देर में हमने टेक्नोलॉजी में देखा था 50-60 पी का हम मिड कैप IT कंपनीज को वैल्यूएशन दे रहे थे। तो थोड़ा सा वैल्यूएशन हमें रीजनेबल पे करने हैं, और थोड़ा रिटर्न एक्सपेक्टेशन अगर मॉडरेट रखेंगे तो अच्छा रहेगा। कभी भी जब भी इंटरेस्ट रेट्स ऊपर रहे हैं, आपको फिक्स इनकम में भी उतना ही अच्छा रिटर्न मिलता है। तो थोड़ा बैलेंस रहेंगे तो मेरे नजरिए में अच्छा रहेगा। और आपकी उस रिपोर्ट के बाद ना गुरमीत जी, एक ही पता ही रिपोर्ट देखी थी मैंने कल, और उसके बाद एक ही गाना घूम रहा है विजय केडिया का। आपको गाना याद है नीरज जी? कौन वाला? वो इंडिया को शॉर्ट किया तो गॉड भी ना बचाएगा। हाँ, वैसे वो रिपोर्ट देखते थे, वो गाने की वो लाइन याद आ रही थी। गुरमीत जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। भाई इंडिया पे कन्विक्शन रखिए और बढ़िया बेहतरीन क्वालिटी स्टॉक्स उठाइए, और ये सब एबरेशन जो आते हैं भाव में, उससे घबराने का नहीं, कन्विक्शन के साथ डटे रहने का, एक्यूमुलेट करते रहने का। बस ये है कि थोड़ा सा क्वालिटी पे फोकस करिएगा। कुछ एक्सपर्ट ऐसी बेहतरीन पिक्स देते हैं, दिन भर चैनल पे फंडामेंटल व्यूज आते हैं। आप अपना उसके बाद होमवर्क करिए। आपको शॉर्टलिस्ट मिल गई, अपना बढ़िया होमवर्क करिए और उनमें से और भी ट्रिकल डाउन करके और बेहतरीन स्टॉक्स आइडेंटिफाई करिए। चलिए, कल नहीं, फ्राइडे का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। नीरज जी ने सवाल उठाया था भाई, प्रॉपर्टी राइट्स को मूल अधिकार से कब हटाया गया और क्यों? वीरू ने इस पे पूरा वीकेंड लगा दिया। वीरू, आंसर क्या है भाई?
नहीं, मैं आंसर मालूम भी है, पढ़ भी लिया है, पर आप उसे स्क्रीन पे अगर विस्तार पूर्वक समझाने को बोलेंगे तो मैं नहीं समझाऊंगा। नीरज जी, आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, कृपया इसका उत्तर आप ही दीजिए विस्तार से। क्यों तू नहीं समझा रही? पता नहीं, मतलब मैं लिख के दे दूंगा। ऐसा क्या है भाई, क्या आंसर क्या है इसका? अरे एकदम सिंपल सा आंसर है, एकदम तो ये सिंपल ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मैं लिख के दे दूंगा, बताऊंगा नहीं स्क्रीन पे? हाँ, बताइए। देखिए, प्रॉपर्टी राइट या संपत्ति का अधिकार पहले आपके फंडामेंटल राइट्स में शामिल था। जब संपत्ति का अधिकार मतलब पेरेंट्स से नहीं, जितनी आप असीमित संपत्तियां अर्जित कर सकते हैं वो आपसे कोई छीन नहीं सकता है। फंडामेंटल राइट्स आपसे कोई छीन, तो बहुत पावरफुल चीज होती है। लेकिन 1978 में जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने तो उसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए हटा दिया गया कि ये फंडामेंटल राइट नहीं हो सकता। तो अब आपका ये लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, बट फंडामेंटल राइट नहीं है। आप संपत्ति कमा सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं, रख सकते हैं, लेकिन वो फंडामेंटल राइट के तौर पे नहीं है। जैसे फंडामेंटल लाइफ का फंडामेंटल राइट है हमारा, अभी उसमें फिर एजुकेशन को जोड़ा गया। ऐसे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो प्रोटेक्टेड हैं कॉन्स्टिट्यूशनली, उनको कोई छेड़ नहीं सकता। वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब अभी प्रॉपर्टी का फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया, मतलब कोई ले सकता है मेरी प्रॉपर्टी? अगर कोई ऐसा नियम जरूरत पड़े तो आपकी एक्वायर की जा सकती है। और फ्लाईओवर बनते थे तो एक्वायर कर ली जाती है। बहुत सारे राज्यों में जब लैंड सीलिंग की गई तो जमीन का लिमिट कर दी गई कि आप कितनी जमीन रख सकते हैं। ये सब चीजें इसलिए हो पाई क्योंकि वो फंडामेंटल राइट से बाहर निकला। भूमि सुधार इसी चक्कर में हुए। क्यों हटाया गया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोगों ने संविधान पढ़ा होगा उसमें एक डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्यों को क्या करना चाहिए, व्हाट स्टेट शुड डू टू प्रॉस्पर देयर पीपल, उसमें और इस कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट में एक कॉन्ट्रडिक्शन था। राज्य का ये काम है कि अपने सभी नागरिकों की तरक्की में वो इक्वलाइज करे, इक्विटी करे, लेकिन उसमें ये चीज आड़े आ रही थी क्योंकि आजादी के बाद से जो जमींदार थे, फलाने थे, ढिमकाने थे, उनके पास हजारों सैकड़ों एकड़ की जमीन संपत्तियां थी। वो तो उसको वो राजा महाराजाओं से भी राजा महाराजा की जो प्रीवी पर्स तो बाद में इंदिरा जी ने खत्म किया, उससे पहले बहुत ज्यादा उनके पास संपत्तियां थी। तो ये दिक्कत पैदा कर रही थी कि राज्य अपने ड्यूटी को निभा नहीं पा रहा था। तो डीपीएसपी के तहत इसको माना गया कि ये कॉन्ट्रडिक्शन है, ये हटाया गया। और इसमें एक बहुत ही फेमस केस है केशवानंद भारती का। उस मठ की इतनी प्रॉपर्टी थी, उस विवाद को लेकर जब आया तो फिर ये हटा दिया। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी था कि हट तो गया, सबने ढूंढ लिया 1978 में, लेकिन क्यों हटा इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा फिर कि डीपीएसपी के साथ कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। वीरू ये सब लिख के देना चाहते थे? वीरू लिख के भेजेंगे वीरू मुझे ये सब। अनशीट बनने में 4-5 पन्ने लग जाएंगे भाई। ये मैं लिख के भेज सवाल है 20 नंबर वाला। नहीं, आशीष जानते हैं, ये जब नीरज जी ने प्रश्न पूछा था ना, मुझे अपना जर्नलिज्म के दिन याद आ गए थे। सिम्बॉयसिस से जब मैं कर रहा था तो वहां पे क्या हुआ कि 10 उन्होंने सवाल भेजे सिम्बॉयसिस ने कि प्रेस ऑफ इंडिया, मतलब प्रेस के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने ये 10 जजमेंट दिए हैं, बताइए कि ये 10 जजमेंट ठीक है कि नहीं है, किस हालात में ठीक है और नहीं है तो क्यों है। जनाब उस 10 के उत्तर जुटाते जुटाते 6 महीने हो गए थे। इसीलिए अगर आप देखें कानून की बातों से और संविधान से थोड़ा डर लगता है। तो नीरज जी ने जब ये सवाल पूछा था ना तो मुझे उस दिन की याद आ गया था। तो लेकिन अच्छा था, बहुत बढ़िया आंसर भी बहुत पढ़ा मैंने, पूरा भरपूर पढ़ा। आईएएस की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, पर प्रॉब्लम एक ही है, उम्र निकल गई एग्जाम देने की, तो वो परमिट ही नहीं कर रहे हैं। शुरू में ये करिए, प्रोग्राम शुरू हो गया तो कुछ कर लिया होता। वीरू कल का सवाल क्या है भाई? जी हाँ, आज का सवाल मैंने पूछा है, जो पूछने जा रहा हूँ वो ये है कि हम सब अपना वोट कास्ट करते हैं, वोट कास्ट करने जाते हैं, और जब मतदान केंद्र में अगर आप देखें, जब वोट डालने जाते हैं तो एक स्याही हमारी उंगलियों पे लगाई जाती है। आखिर उस स्याही की खासियत कहाँ है, क्या है, कहाँ से आती है वो स्याही, और उसका स्रोत क्या है, मतलब सोर्स क्या है, और उसकी खासियत क्या है, किस चीज से बनती है, ये है आज का प्रश्न। बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब है आशीष। डन, ये प्लेट पे भी आ जाएगा, सोशल मीडिया की टीम्स भी अपडेट कर देंगी। आ गया सवाल आपकी स्क्रीन पर, इस पर होनी है कल 10:20 पे चर्चा। इस नोट पर 10 के दमदार ट्रेड को समेट रहे हैं। आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। नीरज जी, ओवर टू यू। और इसी के साथ दमदार तेजी और अमृत महोत्सव बाजार भी बना रहा है लगातार शानदार। जैसे वीरू आज सुबह कहा था ना कि समृद्धि का प्रतीक है एसजीएस निफ्टी, तो अभी मार्केट एसजीएस निफ्टी की समृद्धि का प्रतीक है, निफ्टी है, प्री मार्केट तो दिख रहा था ना इसलिए। अच्छा ठीक, प्री, अब तो समृद्धि का प्रतीक निफ्टी हो गया। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों समृद्धि के प्रतीक हैं, और 17,820 पे अगस्त में कमाल होगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के ट्रेडर्स हॉटलाइन की। सबसे पहले सुर्खियां इस वक्त की।